बुरा होता है, लेकिन एक 90 के दौर से खास तौर से उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल चला जिसको आप कह सकते हैं कि जहां पे बाहुबलियों को अच्छी तरह प्रश्रय दिया गया, उनको चुनाव लड़ाया गया, उनको मंत्री बनाया गया कई बार। हरशंकर तिवारी का नाम याद आता है मेरे को इसमें। और मैं समझता हूं कि 90 के दशक से लेके आप 2010 तक ये 20 साल उत्तर प्रदेश के तकरीबन ऐसे थे जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार में कोई खास फर्क नहीं बचा था। और जिस तरह का बिहार का आप हाल देखते हैं उस तरह का यहाँ हाल हो गया था। और इसमें अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, हर्षद, तमाम लोग आपको नजर आए, ब्रजेश सिंह और ऐसे डॉन्स नजर आए जिन्होंने ना सिर्फ अपराध की दुनिया में नाम कमाया बल्कि रॉबिन हुड वाली इमेज बनाई। और देखें, मेरा मानना है कि जितने भी अपराधी राजनीति में इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि रॉबिन हुड इमेज बनाना, जिसमें आम आदमी उनसे अपने आप को जोड़ सके, उनको वोट दे सके। हमें भूलना नहीं चाहिए, मुख्तार अंसारी 5 बार जनता के वोट से विधायक रहे हैं, एक सांसद रहे हैं। तो ऐसे में आप उनको सिर्फ अपराधी कह के नहीं समझिए, आप समझिए कि एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जो इस तरह के अपराधियों को बनाती है, इनको पोषित करती है। उसमें सरकारें शामिल हैं, राजनीतिक दल शामिल हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी शामिल है, उसमें न्यायपालिका का रोल है। आपने देखा 20-20 साल, 25-25 साल सजा नहीं होती है, मुकदमे डिसाइड नहीं होते। और उसमें हमारी जो सिविल सोसाइटी है उसके भी तमाम लोग शामिल हैं। मुझे याद आता है, यही मैं यहाँ प्रयागराज में बैठा हूँ और हमारे पड़ोस में प्रतापगढ़ के एक जिन्हें शायर आजम, उनकी लाइनें याद आती, इमरान प्रतापगढ़ी की कल भी सब पर भारी था, मैं आज भी सब पर भारी हूँ, और बच्चा बच्चा चीख रहा है, मैं मुख्तार अंसारी हूँ। इन कालजयी लाइनों को लिखने वाले महाकवि इमरान प्रतापगढ़ी आज कांग्रेस की मेहरबानी से राज्यसभा में बैठे हैं। आप सोचिए, तो ये वो इकोसिस्टम है, वो व्यवस्था है। मुख्तार अंसारी या कोई भी डॉन आइसोलेशन में नहीं बनता, अपने आप से नहीं बनता, एक पूरी व्यवस्था उसको बनाने में मदद करती है। बिल्कुल, जिस तरह से एक रॉबिन हुड की इमेज बनाने की कुछ लोगों के द्वारा मुख्तार अंसारी की कोशिश की गई, लेकिन अंत सबने देखा। अगर आपने गुनाह किया है तो आज नहीं तो कल आपके कर्मों की, आपके बुरे कर्मों की सजा मिलती है। और बदकिस्मती देखिए मुख्तार अंसारी की, आज जब जनाजा निकलेगा तब परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं रहेगा। हालांकि उमर अंसारी, जो कि शौलिनी के लिए इस वक्त बांदा के मोर्चरी के बाहर मौजूद हैं, उमर अंसारी रहेंगे, लेकिन अब्बास अंसारी पैरोल की मांग कर रही हैं ताकि अपने पिता के जनाजे में शामिल हो सकें। तो पोस्टमार्टम अभी फिलहाल चल रहा है और पोस्टमार्टम पर जैसे ही कोई अपडेट आती है, श्याम तिवारी इस वक्त वहां मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे। और हमारे संपादक धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र जी, आपने तो वो दौर भी देखा होगा जब माफिया मुख्तार अंसारी खुली जीप पर बैठकर हाथों में असलहा लेकर खुलेआम मऊ और गाजीपुर की सड़कों पर घूमा करता था। खौफ था एक उसका अपने इलाके में, लोग डरते थे। लेकिन जैसे जैसे अंत करीब आया उसके अंदर खौफ आता गया। प्रशासन ने जिस तरह से कार्रवाई की, अदालतों का जो फैसला आया और जिस तरह से संपत्तियां कुर्क की गई, धीरे धीरे उसके अंदर डर बैठता गया। देखिए, वो दौर इतना बड़ा दौर था कि मैं आपको पहले, मतलब जब हम लोग बात कर रहे थे पिछली बार धीरेन्द्र, तो ये हुआ था कि वो सिर्फ एलएमजी न केवल खरीद रहा था बल्कि खुलेआम आराम से बात कर रहा था। उसको मालूम है कि सरकार उसके पीछे, कुछ जांच एजेंसी, एसटीएफ उस समय जांच करती थी, क्योंकि उस समय पूरा का पूरा ये मामला एसटीएफ के अंडर था और शैलेंद्र सिंह एक युवा अधिकारी थे, उनको इस जिम्मेदारी दी गई थी। तो उस वक्त वो सारे फोन्स, वो सब सरकार की अनुमति से रिकॉर्डिंग्स थी, सारी चीजें चल रही थी। उस वक्त भी वो बेखौफ उसको सौदा कर रहा था। इसके बाद अगर आप देखेंगे, लोग थोड़ा सा उस चीज को गलत रिलेट कर पा रहे हैं, जो मैं ज्यादातर लोगों को सुन रहा हूं कि 2005 के बाद उसका बुरा समय शुरू हुआ। 2005 के बाद वो उरूज पर चला गया, क्योंकि उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं रही 400-500 गोलियां AK-47 की 7 आदमियों के अंदर भून के रख देना। पूरा एक फिल्म में, बाद में शायद ये शॉट फिल्म में भी उस तरह नहीं फिल्माया जा सकता जैसा वो हकीकत में किया गया था। उसने पूरे पूर्वांचल में नहीं, पूरे यूपी में रीढ़ में पानी डाल दिया था उन तमाम लोगों का जो मुख्तार के खिलाफ
किसी तरह का विरोध करना चाहते थे उसकी माफियागर्दी का या ठेकों में उसके खिलाफ खड़ा होने का। उससे पहले चूंकि जब 2003 में जो एक दूसरे पर हमला हुआ, जिसमें ये मुख्तार कहता है कि उसके परिवार पर हमला हुआ था, उसमें अचूक निशानेबाज ब्रजेश सिंह खुद, एक जो माफिया ब्रजेश सिंह है, वो अब तो भाई पार्टियां चूंकि सत्ता में रहते हैं तो उनका फायदा मिलता है। उस वक्त वो और ये माफिया के बीच की जो जंग थी, एक अटैक होता है, उसमें सीधा वो गोली चलाता है। लेकिन खुद एक बात आपको कहना होगा कि ये जिस तरह से मुख्तार अंसारी बहुत बड़ा निशानेबाज था, तो एक गोली सीधी, मतलब जब एक दूसरे पर चला रहे थे, फायरिंग हो रही थी, ट्रक में से फायरिंग हो रही थी, बिल्कुल हिंदी फिल्मों की कहानियां वहां सड़क पर चलते जा रही थी, उसमें से एक गोली ब्रजेश को लगती है और उसके बाद ये माना जाता है कि ब्रजेश मारा गया। हालांकि ये लोग लगातार तलाश करते रहते हैं ब्रजेश की, ब्रजेश यहां से गायब होता है और फिर 2008 में चूंकि इसका डर सच्चा निकलता है, ब्रजेश उस वक्त फिर वहां मिलता है, उड़ीसा में अरेस्ट होता है। लेकिन उस वक्त तक अगर आप गौर करेंगे 2005 के बाद, तो मुख्तार अंसारी पूरे प्रदेश में एक ऐसे माफिया के तौर पर खड़ा हो गया जो सदन में चुने गए विधायक की सरेआम हत्या करा सकता है, तो उसके सामने बोलने वाले की क्या हैसियत होगी। उसके बाद जिस अधिकारी ने इसके ऊपर केस दर्ज कराया था, पोटा लगा दिया था, चूंकि उस समय बताया नहीं था और केस आर्म्स एक्ट में दर्ज हुआ ऐसा लगा, लेकिन जैसे ही पोटा लगा सरकार की पूरे एकदम वो बदल गए, क्योंकि उसमें केस में सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉ था उस वक्त तक, लिहाजा उससे कहा गया कि आप केस पहले वापस लिया गया, उसके बाद उसको अपने ही खिलाफ रजिस्टर करने के बाद उसमें सीओ केस रजिस्टर करता है, तो उसको कहा गया कि आप अपने ही खिलाफ गवाही दीजिए कि आपने ये पोटा आपने नहीं लगाया। तो ये सारी चीजें थी और आखिर में शैलेंद्र को इस्तीफा देना पड़ा। शैलेंद्र सिंह के लिए एक PIL फाइल हुई जो जनहित याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में। एक यंग लॉयर उस समय हुआ करते थे रोहित पांडे, उसने वो PIL फाइल की सुप्रीम कोर्ट में भी, चूंकि पुलिस ने कोई सबूत नहीं दिए, यानी पुलिस ने कोई मदद नहीं की, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने विद कोस्ट उसको डिसमिस किया और चूंकि यंग लॉयर था तो लिहाजा उस पर जो 1000 का जुर्माना लगाया था वो भी शायद माफ हुआ था उस वक्त। तो ये इसके उस समय 2005 के बाद तो ये इसका खौफ इतना जबरदस्त हो चुका था कि तमाम जेल, तमाम अधिकारी इसको एक तरह से सजदा करके निकलने लगे थे। ये आलम था उस वक्त को। जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, आपका रुख करते हुए देखिए, जिस तरीके से अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश एक वक्त था जब बाहुबलियों का प्रदेश कहा जाता था, तमाम यहां से बाहुबली माने गए थे। और ऐसे में देखिए अतीक का जो सिनारियो था, अतीक की जब मौत हुई उसका सिनारियो अगर हम देखें, हूबहू तो नहीं लेकिन आइडेंटिकल कुछ ना कुछ देखने को मिला था। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो अगर कहा जाए तो बाहुबल का तो अंत हुआ ही हुआ, लेकिन इसके साथ साथ जो सोच थी उसका भी अंत हुआ और साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि जिन्हें शील्ड मिली थी इस माफिया से उसको भी संदेश दिया गया। अनुपम जी के पास जाएंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का एक्स पर पोस्ट, मुख्तार अंसारी की मौत की खबर से स्तब्ध हूं। आकाश आनंद की तरफ से ये कहा गया है यूपी में कानून व्यवस्था का हाल खराब है। आकाश आनंद की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और मुख्तार की संदिग्ध मौत कानून व्यवस्था पर सवाल है। कुदरत मुख्तार के परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया है। सवाल खड़े किए गए मुख्तार अंसारी की मौत पर। उन्होंने कहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत की खबर से स्तब्ध हूं। यूपी में कानून व्यवस्था का हाल खराब है और मुख्तार की संदिग्ध मौत कानून व्यवस्था पर सवाल है। कुदरत मौत के परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। तो यह ट्वीट किया गया है बीएसपी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की तरफ से। और लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरह से मुख्तार के जुर्म की दुनिया की शुरुआत हुई और मुख्तार का अंत कैसे हुआ। साथ ही साथ लगातार एक अपडेट मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ में संपादक धीरेन्द्र जी और अनुपम मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार लगातार जुड़े हुए हैं चर्चा में। अनुपम जी, आपका रुख करना चाहेंगे। जिस तरह से मुख्तार की मौत पर सियासत आज हो रही है, लोग ट्वीट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो मुख्तार की गुनाहों की लिस्ट है वो अगर देखी जाए तो बहुत लंबी है। न जाने कितने बेकसूर लोगों को मुख्तार अंसारी ने ऊपर पहुंचाया है, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए लोग सहानुभूति कर रहे हैं, मुख्तार अंसारी की मौत पर ट्वीट कर रहे हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे?
देखिए, जैसा कि मैं अभी भी कह रहा था कि मुख्तार अंसारी सिर्फ एक डॉन नहीं था, 5 बार का विधायक था, सांसद था, उसका बेटा विधायक, और आप देखिए उसका भाई सांसद रहा है कितनी बार, अफजाल। तो एक बात तो साबित हो जाती है कि अपराधी या नहीं, उनके पीछे एक जन समर्थन भी है और एक बहुत बड़ी जनता है उस इलाके में जो उनको रॉबिनहुड मानती है, जो उनको अपना रहनुमा मानती है, जो उनको वोट करती है, उनको विधानसभा भेजती है, उनको सांसद भेजती है, सिर्फ मुख्तार को नहीं, उनके भाई को, उनके भतीजे को, उनके लड़के को सबको इतना समर्थन अगर है तो फिर आप मान के चलें कि राजनीतिक दल, और अब वो भी आप चुनाव के एकदम लबेदम है, आप वोटिंग शुरू होने वाली है, ऐसे में पूर्वांचल में जो मुख्तार अंसारी के प्रति जो सहानुभूति नजर आती है वोटिंग पैटर्न में, मुख्तार अंसारी के परिवार के प्रति जो जनता का एक जुड़ाव नजर आता है, वो किसी भी कारण से हो पर नजर आता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई आदमी आधा दर्जन बार विधायक, सांसद, उसका भाई, उसका भतीजा, उसका लड़का, सबके सब विधानसभा और संसद में जा रहे हैं और कई कई बार जा रहे हैं, तो ये कहना तो एकदम खामख्याली हो गया ना कि वो सिर्फ डॉन है और उनके पीछे कोई जन समर्थन नहीं है। तो उस जन समर्थन को टैप करने के लिए, उस जन भावना को छूने के लिए, उसका लाभ उठाने के लिए सुबह से जितने राजनीतिक दल हैं उन सब का कोई ना कोई बयान आ रहा है। आप देखें कि समाजवादी पार्टी को तो आमतौर पे बहुत ढेर सारे माफिया से जोड़ के देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के अपने हिस्से में कई माफिया आते हैं। कांग्रेस ने तो राजनीति में माफिया की शुरुआत ही की थी, पर आमतौर पर माफिया और गुंडों और बाहुबलियों से दूरी बनाकर चलने वाली मायावती भी मुख्तार अंसारी से अछूती नहीं रही। उन्होंने उनको संसद में भेजा, उन्हें मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ खड़ा किया, उसको गरीबों का मसीहा बोला, और आज आकाश आनंद से पहले जो आप ट्वीट दिखा रहे हैं, इससे पहले मायावती का ट्वीट आ चुका है जिसमें उन्होंने मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि दी है और चिंता भी जाहिर की है। तो ऐसे में जब लोग सिर्फ अपराधी नहीं रह जाते और उनके पीछे एक पूरा पॉलिटिकल इकोसिस्टम, एक पूरी राजनीतिक व्यवस्था खड़ी हो जाती है, हजारों लाखों लोग उनसे जुड़ जाते हैं और वो भी चुनाव के समय में, तो आप मानकर चलें कि कोई भी राजनीतिक दल, फिर वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, जाहिर सी बात है भाजपा इसमें इसलिए नहीं आएगी क्योंकि उसकी सरकार में ऐसा हुआ है और उन्होंने हमेशा एंटी मुख्तार व्यू लिया है, लेकिन बाकी सब इस सहानुभूति लहर को छूना चाहेंगे, आने वाले चुनाव में इस पर फायदा उठाना चाहेंगे, और जो फायदा